हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो भाई हम आज के लेक्चर में बात करेंगे इन टॉपिक्स पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बल गति की ज्ञात करने की विधियां, मतलब मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद में इसकी अलग अलग तरह की विधियां होती है, मतलब किन किन विधियों की सहायता से हम बल गति की ज्ञात कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के मेथड होते हैं जिनमें हम आज बात करेंगे चालकता मापी मेथड, मतलब कंडक्टोमेट्रिक मेथड पर, और दूसरा हमारा मेथड होगा अवशोषण मापी विधि या फोटो स्पेक्ट्रोमेटर मेथड। इन दोनों मेथड पर आज बात करनी है हमें, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक बलगति की किसे कहते हैं। भाई उसको ज्ञात करने की विधियां तो बहुत बात की बात है, लेकिन पहले पता लगाना पड़ेगा व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति की क्या होती है। तो पहले इसे समझना पड़ेगा, उसके बाद अगर ये समझ में आ गया तो हम समझ लेंगे कि कौन कौन से मेथड से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो भाई देखो, अभी तक हमने इस रिएक्शन में बहुत सारी चीजें, मतलब इस यूनिट में काफी कुछ पढ़ लिया, जिसमें से हमने एक पढ़ा था रेट कांस्टेंट, मतलब वेग स्थिरांक पढ़ा था। किसी भी केमिकल अभिक्रिया का अगर आपको रेट कांस्टेंट पता करना हो, वेग स्थिरांक ज्ञात करना हो, तो उसी चीज को कहा जाता है रासायनिक बलगति की ज्ञात करना। कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको गिवन की गई, अगर आप उसका रेट पता लगाना चाहते हो, मतलब रेट कांस्टेंट पता लगाना चाहते हो, वेग स्थिरांक ज्ञात करना चाहते हो, तो उस चीज को कहा जाता है बल गति की ज्ञात करना, या रेट कांस्टेंट ज्ञात करना क्या हो जाएगा, बल गति की ज्ञात करना हो जाएगा। जिन जिन विधियों की सहायता से के को ज्ञात किया जा सकता है या वेग स्थिरांक को ज्ञात किया जाएगा, उन विधियों को कहा जाता है बल गति की ज्ञात करने की विधियां या मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो ये तो इसके डेफिनेशन है भाई, फटाफट से डेफिनेशन लिखो। यस, लिखो इसके अंदर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करना, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करना, वेग स्थिरांक ज्ञात करना अभिक्रिया की रासायनिक बलगति की, अभिक्रिया की रासायनिक बलगति की कहलाती है, अभिक्रिया की रासायनिक बलगति की कहलाती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, determination of rate constant of any chemical reaction is called chemical kinetics of chemical reaction is called chemical kinetics of chemical reaction। ठीक है भाई, अब इसके अलग अलग मेथड है। जिन्हें भी मेथड की सहायता से या किसी भी विधि की सहायता से अगर हमें के की जानकारी प्राप्त होती है, के की इंफॉर्मेशन मिलती है, अब के अलग अलग तरह का होता है। K0 हो सकता है, K1 हो सकता है, K2 हो सकता है, K3 हो सकता है। K0 का मतलब जीरो ऑर्डर वाला, फर्स्ट ऑर्डर वाला, सेकेंड ऑर्डर वाला। किसी भी अभिक्रिया के के की जानकारी अगर हमें मिल गई, रेट कांस्टेंट पता लग गया, तो उस मेथड को कहोगे आप बल गति की ज्ञात करने की विधि, जिसमें से हमारा सबसे पहला मेथड है कंडक्टोमेट्री मेथड या चालकता मापी विधि। अब देखो, इस मेथड के नाम से ही पता कर रहा है कि हमें के तो फाइंड आउट करना है, के ज्ञात करना है, लेकिन किसकी सहायता से करेंगे हम, चालकता की सहायता से के को ज्ञात करेंगे। अगर कंडक्टिविटी की सहायता से के को ज्ञात करेंगे तो मेथड का नाम क्या रख दिया गया, कंडक्टोमेट्री मेथड नाम रख दिया गया भाई। ठीक है, तो बात करते हैं आज कंडक्टोमेट्री मेथड पर या चालकता मापी विधि पर। होता क्या है, अब देखो इस मेथड में हमारी पुरानी जानकारी काम आएगी। पुरानी जानकारी का मतलब क्या होता है कि अभी तक इस यूनिट में हमने कितना पढ़ा है, वो सारा का सारा यहाँ पर हमें काम आएगा। जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको अभी तक करवाया, उन्हीं एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल ले लेंगे और उसके लिए के को फाइंड आउट कर देंगे। शुरू करते हैं भाई इस मेथड को। सबसे पहले के ज्ञात करना है, लेकिन किस रिएक्शन का, तो पहले हमें माननी पड़ेगी कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा हम ऐसा ही करते हैं। माना कि मैंने कोई केमिकल रिएक्शन मानी, ये मैंने लिया
एस्टर ले लिया, इस एस्टर की मैंने रिएक्शन करवा दी वही NaOH के साथ में। जब एस्टर NaOH से रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, यहां से तो इतना पार्ट और यहां से इतना पार्ट, बताओ CH3COO ONA मिलेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, CH3COO का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में C2H5O और ये H, मतलब क्या बनेगा बगल में इसके, अल्कोहल बनेगा। अरे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुनीकरण की अभिक्रिया। याद आई, मैंने आप लोगों को इसको एग्जाम्पल में भी करवाया था, जब मैंने द्वितीय कोटि के उदाहरण पढ़ाए थे आपको, तो वहां भी करवाई थी। वापस रिपीट हो रही है रिएक्शन, किस मेथड में, चालकता मापी विधि में। देखो आपने एक बार लर्न कर लिया तो आपका दो दो जगह का काम हो गया। अब हम करते क्या है इसके अंदर, t बराबर 0 पर यही करते हैं। अब देखो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, इसका जो रेट होगा वो इस पर भी डिपेंड करेगा और NaOH पर भी डिपेंड करेगा, दोनों पर निर्भर करेगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर की अभिक्रिया है। तो मतलब t बराबर 0 पर माना कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मैंने A ले ली और इसकी भी कंसंट्रेशन A ले ली। अब आप सोचो दोनों तो डिफरेंट है, सेम कैसे ले ली भाई, कंसंट्रेशन तो सेम ले सकता हूँ, हाँ मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ये मैंने वहां भी ऐसा ही किया था, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है लेकिन दोनों की मैंने कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता एक जैसी ले ली। t बराबर 0 का मतलब तो आप जानते ही हो कि अभी तक हमने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया है, तो प्रोडक्ट ऑलवेज 0। अब हम किसी t टाइम की बात करते हैं। सपोज करो t टाइम पर x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, उत्पाद में परिवर्तित हो गए, तो इधर से कम हो जाएगा x, बचेगा कितना a माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा a माइनस एक्स। अब हमें पता है ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसका जो k होगा या K2 होगा स्पेशलिटी के लिए, बताओ कितना होगा भाई, हमने पढ़ा है x अपॉन टी a माइनस एक्स। बोलो इतना ही होता है क्या, बिल्कुल इतना ही होता है, हमने इतना ही पढ़ा था। तो हमसे बोला गया, क्या बोला गया कि भाई इसका K2 फाइंड आउट करो, क्योंकि बल गतिकी का मीनिंग तो वही है, हमें K2 फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें वापस वही चीज लूंगा मैं जो आगे बताता आया हूं मैं आपको, ना तो हमें ये x गिवन है, ना a गिवन है, ना a माइनस एक्स गिवन है। मतलब कुल मिलाकर यूं कह सकता हूं कि मैं कंसंट्रेशन दी ही नहीं गई है और बोल दिया कि भाई K2 फाइंड आउट करो। अरे कैसे करें, बिना कंसंट्रेशन के कैसे आएगा, लेकिन बोला गया है तो फिर करना पड़ेगा। अब मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरी चीज हमें ऐसी देखनी पड़ेगी जो हमें K2 की वैल्यू दे दे। तो यहाँ पर वो दूसरी चीज किसका सहारा लेंगे, हम चालकता का सहारा लेंगे, कंडक्टिविटी का सहारा लेंगे। मतलब कंडक्टिविटी की सहायता से इस K2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करना वही है हमें जो हम हर बार करते हैं। ये मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने एस्टर मिलाया, साथ में NaOH मिलाया। जैसे ही मिलाया t बराबर 0 टाइम पर, आफ्टर मिक्सिंग जैसे ही मिलाया उसके तुरंत बाद मैंने इसकी कैलकुलेट की चालकता। चालकता का मतलब मैंने इसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट की। सपोज करो मुझे इसकी कंडक्टिविटी मिली C। अब t बराबर 0 पर फाइंड आउट की, तो मैंने उस कंडक्टिविटी को बोल दिया C0। बोलो बोल सकता हूं क्या, एक बीकर में दोनों को मिलाया, एस्टर डाला, NaOH डाला, और मैंने t बराबर 0 पर जैसे मिक्स किया तो इसकी कंडक्टिविटी चालकता ज्ञात की, मैंने उसको बोल दिया C0। अब रिएक्शन को होने दो होने दो होने दो। t बराबर t टाइम पर वंस अगेन मैंने इसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट की, चालकता ज्ञात की, वापस से मैं कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, हमने उसको बोला Ct। अब रिएक्शन को कंप्लीट हो जाने दो। जब आपको लगे कि रिएक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसमें परिवर्तन होना बंद हो गया, तो समझ जाओ अब भैया रिएक्शन खत्म हो चुकी है। और रिएक्शन खत्म होने का टाइम तो हमें कभी पता ही नहीं होता, तो उसे ऑलवेज क्या कंसिडर करोगे आप, इंफिनिटी कंसिडर करोगे, अनंत मानोगे। इस पर भी हमें कोई ना कोई कंडक्टिविटी मिलेगी, हमने इसको बोल दिया C इंफिनिटी बोल दिया। बोलो ऐसा बोला जा सकता है, हमने हर बार इसी फॉर्मेट में इन सब को बोला है, कभी वॉल्यूम को बोल दिया, कभी थीटा को बोल दिया,
आज किसको बोल दिया, कंडक्टिविटी को बोल दिया। अब हमें पता लगाना है इसका रिलेशन इन कंसंट्रेशन के साथ में कैसा है। आप जानते हो अगर K2 चाहिए तो कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन हमने कैलकुलेट क्या की है भाई, कंडक्टिविटी। तो डेफिनेटली हमें इन कंसंट्रेशन का रिलेशन इस कंसंट्रेशन सॉरी इन कंडक्टिविटीज का रिलेशन इस कंसंट्रेशन के साथ निकालना पड़ेगा, इस सांद्रता का संबंध निकालना पड़ेगा इन चालकताओं के साथ में। तो निकालते हैं। अब देखो पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर इन चारों में से जो बड़ा पार्ट है, मतलब चालकता में जो बड़ा योगदान है, बिग कंट्रीब्यूशन है, वो किसका है, चारों का बराबर है या किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी सॉल्यूशन में अगर H प्लस या OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं, H प्लस और OH माइनस भी कौन से, ये मिले हमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से, H प्लस मिले किसी प्रबल अम्ल से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, OH माइनस मिले किसी स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार से। प्रबल से प्राप्त दोनों H प्लस और OH माइनस आयनों की चालकता सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है, ऑलवेज होगा ही सही। ठीक है, हमेशा H प्लस और OH माइनस आयनों की चालकता मैक्सिमम होगी, जिसकी भी चालकता होगी वह अब इन दोनों से कम ही होगी और बहुत कम होगी। मतलब यहां पर जाकर देखते हैं हम, ये टूटेगा क्या, ये ना तो H प्लस बनाएगा ना OH माइनस बनाएगा, ये बनाएगा और कौन सा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वाला OH माइनस बनाएगा। मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, हायर होगी, मैक्सिमम होगी। ये तो बनाएगा नहीं, आयन का फॉर्मेशन करेगा, कंडक्टिविटी देगा, लेकिन इतनी खास नहीं दे पाएगा। इसके बाद में एल्कोहल है, आप जानते हैं ये भी इतना खास आयन नहीं होता, और यहाँ से H प्लस मिलेगा, लेकिन वो भी कौन सा है, वीक वाला है, वीक वाला। हमें कौन सा चाहिए था, स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए था, प्रबल वाला चाहिए था। मतलब ये भी चालकता में कुछ खास योगदान नहीं कर पाएगा। तो हमने देखा कि कंडक्टिविटी में बड़ा योगदान कौन करेगा, ये NaOH करेगा। तो अगर मैं यहाँ से कंडक्टिविटी फाइंड आउट करूंगा तो इसमें जो बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, बिग कंट्रीब्यूशन किसका होगा, NaOH का, और थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, इन सब का कंट्रीब्यूशन होगा। तो वापस मैंने इन सब की जो भी कंसंट्रेशन थी या इनके द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन था उसको मैंने क्या मान लिया, आई मान लिया, इम्प्योरिटी मान लिया, कि इनकी जो भी सांद्रता थी, जो भी मात्रा थी, उस मात्रा ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया उसको मैंने आई मान लिया या अशुद्धियां मान ली, जैसा कि हम हमेशा मानते आए हैं। तो देखो निकालते हैं, C0 का रिलेशन किसके साथ आएगा। हमने देखा कि यही है बिग कंट्रीब्यूशन की वजह। तो देखो T बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, A है, साथ में प्रेजेंट क्या होगी, इम्प्योरिटीज, तो A प्लस आई हो जाएगा। Ct की बात करते हैं, T टाइम पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर कितनी हो गई A माइनस एक्स, तो यहां से ये A माइनस एक्स, और आप जानते हो इम्प्योरिटी तो हर कंडीशन में होती है, ये नहीं होगा तो ये होगा, और ये नहीं होगा तो ये होगा। तो मतलब कोई ना कोई तो रहेगा ही रहेगा। मतलब हमें इम्प्योरिटी, अशुद्धि तो हर समय मिलेगी। तो वापस यहाँ पर आई हो जाएगा। C इन्फिनिटी की बात करेंगे तो ये एक रिएक्टेंट है, और आप जानते हो जैसे ही रिएक्शन खत्म होती है रिएक्टेंट डिक्रीज होकर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जीरो नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब उसको जीरो माना जा सकता है। और ये जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसा ही बताया था मैंने आपको, और ऐसा ही किसी केमिकल रिएक्शन में होता है। तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो जीरो को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ किसका होगा, इन इम्प्योरिटीज का होगा। बोलो ये जो रिलेशन निकाले हैं हमने, आए होंगे आपको समझ, बहुत इजी वे में निकाल लिए। जीरो पर ए कंसंट्रेशन थी, इम्प्योरिटी थी, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। Ct पर इतनी कंसंट्रेशन और आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्फिनिटी पर तो रिएक्शन खत्म होगी, मतलब ये जीरो हो गया, तो सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल आएगा, आई के प्रोपोर्शनल आएगा, इम्प्योरिटी के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक, अब हमें देखो करना क्या है।
हमें x की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, a माइनस x की वैल्यू चाहिए। अब इनमें अगर रिलेशन पता लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। देखो इनिशियल टाइम पर ये मैक्सिमम है तो कंट्रीब्यूशन भी मैक्सिमम होगा, तो कंडक्टिविटी भी मैक्सिमम मिलेगी, मतलब C0 हायर होगा। धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, कंसंट्रेशन घटी तो कंट्रीब्यूशन भी घटेगा, तो कंडक्टिविटी भी घटेगी, मतलब चालकता घट जाएगी, ये Ct हो जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, C इंफिनिटी, क्योंकि ये तो डिक्रीज ही हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन खत्म, तो कंडक्टिविटी भी बहुत स्मॉलर मिलेगी, छोटी वैल्यू मिलेगी, तो C इंफिनिटी सबसे कम हो जाएगा। अब हमें यहां से वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें भाई, हमें A चाहिए। अब C0 में से Ct माइनस कर दो, एक एक को माइनस करते जाओ आप। ये C0 में से मैंने पहले C इंफिनिटी को माइनस किया, I को हटा लेते हैं, I का काम ही खत्म करते हैं, फिर करेंगे हम। इसमें से इसको माइनस किया तो I से I कैंसिल, यहां से A आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। फिर Ct में से भी मैंने माइनस कर दिया C इंफिनिटी को, तो यहां से A माइनस एक्स और वापस से I कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 3 आएगी। हमें A भी मिल गया, A माइनस एक्स भी मिल गया। अब x चाहिए, x के लिए क्या करें हम, इस 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है भाई, तो यहां से होगा क्या, C0 माइनस C इंफिनिटी माइनस Ct माइनस C इंफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और ये A माइनस एक्स, यहां से A कैंसिल हो जाएगा, इधर की तरफ क्या होगा भाई, ये देखो ध्यान से, C इंफिनिटी और माइनस माइनस प्लस, तो ये C इंफिनिटी कैंसिल हो जाएगा, ये C0 और ये Ct डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर की तरफ माइनस माइनस प्लस, तो यहां से कितना आएगा, x आएगा, इक्वेशन 4 आ गई। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। आगे देखो, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो 1 में 2 3 4 5 से वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, समीकरण 1 2 3 4 से कर दो भाई वैल्यू पुट। तो यहां से फाइनली हमें K2 मिलेगा, कितना मिलेगा, देखो x की वैल्यू कितनी है, C0 माइनस C इंफिनिटी, डी तो एज इट इज। उसके बाद में A की वैल्यू है हमारे पास C0 माइनस C इंफिनिटी, उसके बाद में A माइनस एक्स की वैल्यू है Ct माइनस C इंफिनिटी। बोलो कंडक्टिविटी तो हमने खुद ने कैलकुलेट किए, उनका तो वैल्यू पता ही होगी हमें, साथ में हमें टी टाइम भी पता होगा कि किस टाइम पर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की, किस समय पर चालकता ज्ञात की। जब सारी वैल्यूज होगी तो K2 आने से मना करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हमने K2 कैलकुलेट कर लिया, मतलब क्या कैलकुलेट कर ली, केमिकल काइनेटिक्स हमने बता दी, रासायनिक बलगतिकी ज्ञात कर ली। किसका सहारा लिया, कंडक्टिविटी का, तो मेथड का नाम हो गया कंडक्टोमेट्री मेथड या चालकता मापी विधि। ठीक है, बिल्कुल इजी है, जैसे हमने बाकी मेथड्स किए। यहाँ पर कंडक्टिविटी आ गई, फर्क कितना सा है भाई, फटाफट से टॉपिक डालो और लिखो इसके अंदर। माना कि कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, माना कि कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। इक्वेशन लिख लो भाई, यहां तक या यहां तक कर लेना, इक्वेशन 1 तक कंप्लीट कर लो भाई सब। यस, इक्वेशन नंबर 1 तक। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, सपोज एनी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, suppose any second order reaction is taking place in following way, taking place in following way। आप लोग भी यहां तक कर लीजिए भाई, आप लोगों ने कर लिया होगा। यस, वीडियो को पॉज करके करना है भाई सबको। इक्वेशन 1 के नीचे लिखो
K2 का मान ज्ञात करने के लिए K2 का मान ज्ञात करने के लिए K2 का मान ज्ञात करने के लिए एक पात्र में एस्टर तथा NaOH को एक पात्र में एस्टर तथा NaOH को एस्टर तथा NaOH को मिलाया जाता है। एस्टर तथा NaOH को मिलाया जाता है तथा मिलाने के तुरंत पश्चात चालकता ज्ञात की जाती है। मिलाने के तुरंत पश्चात चालकता ज्ञात की जाती है। माना कि यह C0 है। माना कि यह C0 है। माना कि यह C0 है। अब कुछ समय पश्चात ब्रैकेट में लिखिए T समय। अब कुछ समय पश्चात पुनः मिश्रण की चालकता ज्ञात की जाती है। पुनः मिश्रण की चालकता ज्ञात की जाती है। पुनः मिश्रण की चालकता ज्ञात की जाती है। माना कि यह Ct है। माना कि यह Ct है। अब अभिक्रिया को होने दिया जाता है। अब अभिक्रिया को होने दिया जाता है। अभिक्रिया को होने दिया जाता है तथा अंत में पुनः मिश्रण की चालकता ज्ञात की जाती है। पुनः मिश्रण की चालकता ज्ञात की जाती है। माना कि यह C अनंत है। माना कि यह C अनंत है। कंप्लीट कर लो भाई। कहां से करना है आपको? इक्वेशन 2 से लेकर के इक्वेशन लास्ट तक, मतलब लास्ट तक कंप्लीट कर लो। आप लोग लिखो इक्वेशन नंबर 1 के नीचे टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ K2 ester and NaOH are mixed in a pot. After mixing, conductivity of solution is calculated. Conductivity of solution is measured or calculated. Suppose it is C0. Suppose it is C0. Suppose it is C0. After some time, once again conductivity of solution is calculated. Once again conductivity of solution is calculated. Suppose it is Ct. Suppose it is Ct. At the last of reaction, once again conductivity of solution is calculated. Conductivity of solution is calculated.
conductivity of solution is calculated. Suppose it is C infinity. Suppose it is C infinity. Then फटाफट से कर लो भाई, यहां तक करना कैसे, वीडियो पॉज करके जल्दी। आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके नीचे लिखो भाई, उपरोक्त समीकरण की, उपरोक्त सूत्र की सहायता से, उपरोक्त सूत्र की सहायता से चालकता के आधार पर, उपरोक्त सूत्र की सहायता से चालकता के आधार पर K2 का मान ज्ञात किया जा सकता है। K2 का मान ज्ञात किया जा सकता है। K2 का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग भी लिखो इसके नीचे, बाय अबव फॉर्मूला, बाय अबव फॉर्मूला on the basis of conductivities, on the basis of conductivities rate constant is calculated, rate constant is calculated, rate constant is calculated। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा चालकता मापी विधि या कंडक्टोमेट्री मेथड। अब हम बात करेंगे अवशोषण मापी विधि या फोटोस्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ठीक है भाई, इस मेथड में करना क्या है, देखो हमें इस मेथड में हमें ज्ञात करना है अवशोषणांक। इसके देखो हिंदी वाले नाम से आप लोगों को पता लग जाएगा। अवशोषण का मतलब कोई चीज यहाँ पर किसी को अब्जॉर्ब करेगी, अवशोषण होगा, एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे किसका अब्जॉर्ब होगा, लाइट का। जैसे आप किसी पदार्थ पर प्रकाश को आपतित करोगे, लाइट को इंसिडेंट करवाओगे, तो वह उसका कुछ पार्ट अब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो उस चीज को ज्ञात करके हमें के ज्ञात करना है। तो इस वजह से मेथड का नाम रखा गया अवशोषण मापी विधि या फोटो स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। अब ये देखो, ये किस एपरेटर की सहायता से किया जाता है, ये किया जाता है फोटो स्पेक्ट्रोमेट्रिक, एक एपरेटस होता है, उसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है अवशोषणांक या एब्जॉर्बेंस। मतलब इसमें कैलकुलेट करेंगे हम, एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करेंगे, जो किसी भी पदार्थ के द्वारा एब्जॉर्ब की गई लाइट के अमाउंट को बताएगा, प्रकाश के अवशोषण की मात्रा को बताएगा। वापस से हमें K2 या K कैलकुलेट करने के लिए वापस से कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन माननी पड़ेगी। तो ये मान ली हमने, वापस क्या ले लिया भाई, एस्टर ले लिया। इस एस्टर की अब हमने क्रिया करवा दी H2O के साथ में, मतलब क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करवा दिया, एस्टर का जल अपघटन करा दिया। यहां से क्या बनेगा, एक तो बनेगा एसिड, मतलब CH3COOH, और साथ में हमें क्या मिलेगा, C2H5OH मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। अभी जो एग्जांपल था उसमें मैंने NaOH को उठा के क्या कर दिया, H2O कर दिया, तो ये यहां पर आ गया। अब आप जानते हो इस रिएक्शन में ऑलवेज जो H2O होता है वो एक्सेस में होता है, आधिक्य में होता है, जिसका मीनिंग होता है इसका रेट इस H2O की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ओवरऑल ये रिएक्शन होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस वजह से इसका K लिखा जा सकता है। K1 का मान कितना हो जाएगा भाई, बताओ, मैंने पढ़ाया था आपको 2.303 log A/A-x, इतना ही होगा। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। वापस से हम वही करते हैं, T बराबर 0 पर इसकी कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। सपोज करो इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी हो, A हो, इधर की तरफ T बराबर 0 है, तो ऑलवेज कंसेंट्रेशन कितनी होगी, सांद्रताएं हमेशा 0 होंगी। T
टी बराबर टी टाइम की बात करें तो माना कि x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो इधर से कम हो जाएंगे x, तो बचेंगे a माइनस एक्स। आ गई बात समझ में? वापस से हमें k फाइंड करना है, k1 कैलकुलेट करना है। हमें कंसेंट्रेशंस गिवन नहीं की गई और बोला गया कि k1 बताओ, तो k1 हमें इस बार बताना है अवशोषणांक की सहायता से या एब्जॉर्बेंस की सहायता से। हम एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करेंगे। करना क्या है हमें, देखो ये फोटो स्पेक्ट्रोमीटर लेना है जिसकी सहायता से एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करेंगे। एब्जॉर्बेंस को लिखा जाता है ए से, जिसकी सहायता से एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट किया जाता है उसे कहा जाता है फोटो स्पेक्ट्रोमीटर। तो मीटर से क्या बन गया, फोटो स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। तो हमें जो फोटो स्पेक्ट्रोमीटर होगा उसके अंदर फिल करना है एस्टर को और H2O को। जैसे ही दोनों को मिक्स करो, आपको मिक्सिंग के तुरंत बाद t बराबर 0 टाइम पर इसका अवशोषणांक कैलकुलेट करना है, एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करना है। सपोज करो वो हो A0, t बराबर t पर हमने वापस कैलकुलेट किया, उसको बोल दिया हमने AT, t बराबर इंफिनिटी पर, मतलब जब रिएक्शन खत्म हो चुकी हो, बिल्कुल भी चेंज नजर नहीं आया। अब इन सबका मीनिंग वही है क्योंकि मैंने कंडक्टिविटी में समझाया था। तो इसको हमने बोल दिया A इंफिनिटी बोल दिया। अब हमें पता लगाना है कि यहां से इस A में बिग कंट्रीब्यूशन या बड़ा योगदान किस पदार्थ का है। हमें चार चार दिखाई दे रहे हैं, तो देखो इन चारों में से जो बड़ा योगदान होगा वो होता है एस्टर का। इस एब्जॉर्बेंस में जो मुख्यतः पार्टिसिपेट करेगा, जो बिग कंट्रीब्यूट करेगा या बड़े रूप से योगदान करेगा, वो होगा एस्टर। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये तीनों पदार्थ करेंगे, तो वापस से इनकी कंसंट्रेशंस को मानेंगे हम इम्प्योरिटी, और इसकी कंसंट्रेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, मेजर कंसंट्रेशन हो जाएगी, मुख्य सांद्रता हो जाएगी। तो A बराबर 0 की बात करें तो t बराबर 0 पर कंसंट्रेशन A, सांद्रता A है, और आप जानते हो इम्प्योरिटीज हर कंडीशन में होती हैं, तो A प्लस आई हो गया। A t की बात करते हैं तो t टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन A माइनस एक्स होगी सांद्रता, साथ में क्या होगी इम्प्योरिटी। A इंफिनिटी की बात करेंगे तो हम जानते हैं ये एक रिएक्टेंट है, तो जैसे ही रिएक्शन खत्म होगी ये ऑलमोस्ट डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। 0 को लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब इसके अंदर सिर्फ कौन उपस्थित होगा, इम्प्योरिटी उपस्थित होगी, अशुद्धियां उपस्थित होगी। हमने रिलेशन तो निकाल लिया, जरूरी था क्योंकि K1 चाहिए तो इनका रिलेशन इसके साथ आना जरूरी था क्योंकि हमें यही पता है। अब पता लगाते हैं इनमें से कौन वैल्यू बिगर होगी, A0 वाली कि A इंफिनिटी वाली। तो साफ पता लग रहा है ये रिएक्टेंट है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी तो इसका कंट्रीब्यूशन भी मैक्सिमम होगा, तो यहां से जो एब्जॉर्बेंस मिलेगा वो भी मैक्सिमम मिलेगा, तो ये A0 होगा और सबसे मैक्सिमम। उसके बाद में कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, सांद्रता घटी तो कंट्रीब्यूशन भी घटेगा, योगदान घटा तो AT का मान भी डिक्रीज हो जाएगा। और सबसे लास्ट में बारी किसकी आएगी, A इंफिनिटी की, क्योंकि ये तो घटकर 0 हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत कौन योगदान कर रहा होगा, इम्प्योरिटी योगदान कर रही होगी, अशुद्धियां इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होगी, तो उनके लिए तो थोड़ा सा एब्जॉर्बेंस मिलेगा हमें, तो वो सबसे लोअर हो जाएगा। वापस से रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले तो आई का काम तमाम कर दो भाई, आई हमें चाहिए ही नहीं, तो यहां से पहले A0 माइनस A इंफिनिटी कर दिया हमने, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई से आई कैंसल, ये A आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। उसके बाद में AT में से A इंफिनिटी को माइनस किया, तो यहां से भी हमें क्या वैल्यू मिली भाई, A माइनस एक्स, आई से आई कैंसल हो गया। अब हमें जो चाहिए वो सब आ गया, क्या A चाहिए था आ गया, A माइनस एक्स चाहिए था वो भी आ गया, तो इन दोनों से वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बोलो वैल्यूज क्या होगी, इसको मैं रब कर रहा हूं भाई। यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी, K1 2.303 T
load a0 minus a infinity, a0 minus a infinity, and a minus x is at minus a infinity. एकदम करेक्ट है। अब हमें एब्जॉर्बेंस पता है, टाइम भी पता है, तो हम k1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब हमने वापस से काइनेटिक्स को फाइंड आउट कर लिया। किसकी सहायता से किया? एब्जॉर्बेंस की सहायता से, अवशोषणांक की सहायता से किया। तो अवशोषण मापी विधि नाम हो गया। किससे किया? अवशोषणांक ज्ञात किया जाता है फोटो स्पेक्ट्रोमीटर से, तो दूसरा नाम हो गया फोटो स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ठीक है, लिखो भाई इसके अंदर। माना कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, माना कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। रिएक्शन लिखो, यहां तक लिख लो भाई। यस, यहां तक कंप्लीट कर लो। आप लोग लिखो, सपोज एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is taking place in following way, is taking place in following way। आप लोग भी इक्वेशन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लो। वीडियो को पॉज करके करना है सबको। 1 के नीचे लिखो, k1 का मान ज्ञात करने के लिए, k1 का मान ज्ञात करने के लिए फोटो स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से, k1 का मान ज्ञात करने के लिए फोटो स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से अवशोषणांक ज्ञात किया जाता है, अवशोषणांक ज्ञात किया जाता है। अगली लाइन से लिखो, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर में एस्टर तथा जल को मिलाने के तुरंत पश्चात मिश्रण का अवशोषणांक ज्ञात किया जाता है, मिश्रण का अवशोषणांक ज्ञात किया जाता है। माना कि यह a0 है, अब कुछ समय पश्चात, ब्रैकेट में लिखिए t समय, ब्रैकेट में लिखो t समय। अब कुछ समय पश्चात पुनः मिश्रण का अवशोषणांक ज्ञात किया जाता है, पुनः मिश्रण का अवशोषणांक ज्ञात किया जाता है। माना कि यह AT है। अब अभिक्रिया को होने दिया जाता है, अब अभिक्रिया को होने दिया जाता है तथा अभिक्रिया समाप्ति पर पुनः अवशोषणांक ज्ञात किया जाता है। माना कि यह A अनंत है, माना कि यह A अनंत है। तब इक्वेशन नंबर 2 से यहां तक कर लो भाई। आप लोग लिखो 1 के नीचे, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k1, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k1 absorbance is measured by photospectrometer. Absorbance is measured by photospectrometer. Next line से लिखो, ester and water is mixed. Ester and water is mixed into photospectrometer. Mixed into photospectrometer. After mixing, absorbance of solution is measured. Absorbance
measured. Suppose it is A0. After mixing, absorbance of solution is measured. Suppose it is A0. After tea time, once again, absorbance of solution is measured. Absorbance of solution is measured. Suppose it is 80. Suppose it is 80. At the end of reaction, once again, absorbance of solution is measured. Absorbance of solution is measured. Suppose it is A infinity. कर लो 2 से लेकर के यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा। बाय अबव इक्वेशन उपरोक्त समीकरण की सहायता से अवशोषणांक के आधार पर K1 का मान ज्ञात किया जा सकता है। उपरोक्त समीकरण की सहायता से अवशोषणांक के आधार पर K1 का मान ज्ञात किया जा सकता है। आप लोग भी इसके नीचे लिख लो, बाय अबव फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ absorbance, by above formula on the basis of absorbance, K1 is calculated. ठीक है भाई, आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम इसकी रिमेनिंग मेथड्स पर बात करेंगे। इसके 2 मेथड और हैं, उनको भी हम उन पर कल बात करेंगे भाई। टोटल 4 मेथड थे, 2 हमने आज किए, बाकी 2 को कल देखते हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।